नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी रवि भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान, दो ऐसे मुल्क जो एक साथ आजाद हुए, एक ही साथ विकास यात्रा पर निकले, लेकिन आज दोनों देशों की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हिंदुस्तान विकास और तरक्की के हर रोज नए आयाम को गढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद और भ्रष्टाचार को पालता रहा और इसकी कीमत चुका भी रहा है। पाकिस्तान की जनता इसकी कीमत चुकाती है। यही वजह है कि भारत मिसाइल शक्ति बन रहा है तो पाकिस्तान में महंगाई का बम फूट रहा है। पाकिस्तान में जनता रमजान के इस पाक महीने में महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। कुछ दिन पहले तो ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि वहां की मीडिया में चली कि रमजान के इस महीने में जनता अन्न को तरस रही है। हम आपको अपनी इस खास पेशकश में रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और उड़ान के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कैसे भारत की इस उड़ान से दुश्मनों की नींद उड़ गई, और साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, वहां की इस वक्त हालात क्या है, यह आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत को रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है। एक और ये बड़ी कामयाबी, लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अंडमान निकोबार में मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ। लंबी दूरी के टारगेट को सटीकता से तबाह किया गया। चिड़िया टापू और मुंडा पहाड़ तट के बीच यह टेस्ट हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने इस बारे में जानकारी दी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की जो सामरिक ताकत है वो कैसे और बढ़ती हुई नजर आ रही। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का इस बार यह परीक्षण था। अंडमान निकोबार में मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। लंबी दूरी के टारगेट को सटीकता से तबाह किया है। चिड़िया टापू और मुंडा पहाड़ तट के बीच इस परीक्षण को अंजाम दिया गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने इस बारे में जानकारी दी। तो लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की जो ईस्टर्न कमांड है उसकी तरफ से इसके बारे में पूरी जानकारी शेयर की गई। अंडमान निकोबार में मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और जानकारी यह है कि चिड़िया टापू और मुंडा पहाड़ तट के बीच यह टेस्ट हुआ। जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जब लगातार चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भारत को डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत ने मार्च के महीने में 3 मिसाइलों के सफल टेस्ट किए। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भारत कैसे एक मिसाइल शक्ति बनता जा रहा है। मसलन दुश्मनों की नींद तो उड़नी तय है। पहली तस्वीर आप देखिए, 31 मार्च को अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस मिसाइल के सफल टेस्ट की है। इस मिसाइल की जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लंबी दूरी तक मार कर सकती है, यानी कि करीब 460 किलोमीटर, 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है, यानी कि आवाज से भी 4 गुना रफ्तार। अब आकाश मिसाइल टेस्ट की बात करते हैं, जो कि हुई 30 मार्च 2024 को इसका परीक्षण हुआ। यह मिसाइल तकनीक सिर्फ भारत के पास है। यह एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत का अपना आयरन डोम भी कहा जाता है। 90% सटीकता के साथ यह अपने लक्ष्य को भेदता है। आपको याद होगा कि किस तरह से इजराइल लगातार आयरन डोम की मदद से लगातार हमास के हमलों को नाकाम करता है और इसे भारत का आयरन डोम कहा जाता है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और अब बात करते हैं 11 मार्च 2024 की, जब अग्नि 5 मिसाइल के नए वर्जन के हुए टेस्ट की जानकारी आपको दे रहे हैं। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी कि इसकी जद में पूरा चीन और आधा यूरोप है। और यह भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट पर खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। भारत की मिसाइल प्रणाली की जानकारी जुटाने की कोशिश में है चीन। एक उपग्रह मिसाइल ट्रैकिंग जहाज की ले रहा है मदद। हिंद महासागर की तरफ बढ़ते दिखे चीनी उपग्रह जहाज। मिसाइल टेस्ट से पहले ही देखा गया चीनी जहाज को। तो सवाल ये उठता है कि भारत का ये जो मिसाइल टेस्ट अंडमान निकोबार में हुआ, क्या इसकी खुफिया जानकारी जुटाना चाहता था चीन ड्रैगन? ये एक बहुत बड़ी आशंका है। भारत की मिसाइल प्रणाली की जानकारी जुटाने की चीन ने कोशिश की है। एक बार फिर से आप देखिए कैसे हिमाकत करता हुआ चीन नजर आ रहा है। एक उपग्रह मिसाइल ट्रैकिंग जहाज की चीन मदद लेता हुआ नजर आया है। हिंद महासागर की तरफ बढ़ते दिखे चीनी उपग्रह और जहाज। मिसाइल टेस्ट से पहले ही चीनी जहाज को देखा गया, यानी बात साफ है कि चीन भारत के इस मिसाइल परीक्षण की हर एक जानकारी हासिल कर लेना चाहता था। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, कैसे पाकिस्तान की आवाम रमजान के इस महीने में
दाने दाने को तरस रही है। तो रमजान का ये पाक महीना चल रहा है। रमजान के बीच पाकिस्तान की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पाकिस्तान में फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 9 रुपए 66 पैसे बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का नया रेट कितना हो गया आप जानकर चौंक जाएंगे। 289 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर। 289 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल के दाम है वो हो गए हैं 289.69 पैसे प्रति लीटर। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम है और आप समझ सकते हैं कि अगर पेट्रोल के दाम में इतना भारी इजाफा हुआ है, आसमान छू चुके हैं पेट्रोल के दाम, आम जनता के बस में नहीं है अब पेट्रोल वहां पर खरीदना भी। ऐसे में वहां पर जरूरी सामान सब्जियों के क्या दाम होंगे। और चलिए अब आपको समझाते हैं कैसे पाकिस्तानी अवाम महंगाई की मार से करहा रही है। आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात है। हफ्ते भर में महंगाई 29.41% बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर 17 शहरों के 50 बाजार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। 51 जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस, प्याज, चीनी, दाल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाद्य तेल, सब्जियां, आटे के दाम भी लोगों को रुला रहे हैं। यह हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। असम में तूफान ने कई जिलों में तबाही मचाई। गुवाहाटी और जोरहाट से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। असम के कई हिस्सों में भी तूफान, बारिश और ओले गिरने की वजह से भारी तबाही हुई है। तूफान के चलते घरों, इमारतों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान से कई पेड़ उखड़कर गिर गए। गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके चलते फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। जोरहाट जिले में भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। कई घरों पर बने टीन शेड उखड़ गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं मणिपुर में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के साथ आए तूफान में फसलें तबाह हो गई और कई जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो गए। पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर के कई हिस्सों में भी तूफान ने कहर बरपाया है। तेज हवाएं, भारी बारिश और बिजली गिरने की वजह से घरों, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इम्फाल में तूफान की वजह से भारी तबाही हुई है। इम्फाल के अलावा थोबल जिले के खोंगजोम संगाई खोंग गांव में कई घर बह गए। मौसम विभाग ने राज्य में आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रभावित परिवारों ने सरकार से अपनी संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए मदद मांगी और तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील की। वहीं असम, मणिपुर के अलावा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी चक्रवात से भारी तबाही मची है। तूफान के चलते दर्जनों घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। खबर आप देखिए वहां पर क्या हालात है। जलपाईगुड़ी में रविवार को अचानक आए तूफान की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक शहर के ज्यादातर हिस्सों और मीनागुड़ी के कई इलाकों में तेज आंधी में दर्जनों घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। आंधी, बारिश और ओले गिरने से घरों, इमारतों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन, डीएमजी और क्यूआरटी टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल में भी काफी बुरा हाल हुआ है। पश्चिम बंगाल में आए तूफान से मची तबाही के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया। ममता ने जलपाईगुड़ी पहुंचकर वहां के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चक्रवात प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ममता ने कहा कि जिला प्रशासन मौत के मामले में परिजनों और घायलों को नियमानुसार और चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए मुआवजा देगा और प्रशासन जरूरतमंद लोगों के साथ है। रविवार दोपहर अचानक भारी बारिश और तूफानी हवाओं के कारण जलपाईगुड़ी, मीनागुड़ी के कुछ इलाकों में भारी तादाद में लोग प्रभावित हुए। जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जाहिर किया है। आप खबर देखिए। पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मीनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, अपने प्रियजनों के खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएम ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से बात की और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से प्रभावितों की मदद करने की अपील की। आंधी, बारिश और ओले गिरने से जलपाईगुड़ी जिले में घरों, इमारतों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
बात अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड। शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 28 तारीख को 4 दिन के और रिमांड में भेजा गया था और आज ये रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज पूरी हो रही है। केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी थी। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि उसके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के दौरे पर जा रहे हैं। आरबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने वाला देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। आरबीआई आज अपने 91वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। इस मौके पर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स नरीमन पॉइंट मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान 90 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी का महाराष्ट्र का ये चौथा दौरा है। और वहीं आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के विस्तारित हिस्से में पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 27 सदस्यों वाली कमेटी की राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। निर्मला सीतारमण कमेटी के संयोजक हैं। बैठक में घोषणा पत्र के मसौदे पर चर्चा होगी। बीजेपी ने इस बार चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। समझा जा रहा है कि घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए जनता की राय मांगी थी। बैठक में लोगों की तरफ से आए सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। और राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर एक लोकसभा से 400 से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन भर दे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। दिग्विजय एक चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नलखेड़ा में बगलामुखी मंदिर में दर्शन करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने इस मौके पर कहा कि अगर 400 लोग नामांकन भर दें तो राजगढ़ में मतपत्र से चुनाव होगा। दिग्विजय सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर ईवीएम में प्रति निर्वाचन क्षेत्र नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे ज्यादा उम्मीदवार होने पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में रामेश्वर के द्वीप को श्रीलंका को देने का मामला बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 1974 में बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया। कच्चा थीवू, ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा उन्होंने मेरठ की रैली में भी उठाया। पीएम ने एक आरटीआई के हवाले से ये बात कही। आरटीआई के मुताबिक 1974 में इंदिरा सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था, जिसके तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। और कच्चा थीवू पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ इसी तरह का समझौता किया। पीएम के कच्चा थीवू पर हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चुनाव से ठीक पहले इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आपकी सरकार में दोस्ताना संबंधों के तहत भारत ने बांग्लादेश के साथ इसी तरह का समझौता किया था। 1974 में कच्चा थीवू को लेकर भी श्रीलंका के साथ इसी तरह का समझौता हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जो बात आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली है वो ये है कि आपने नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे मित्रवत पड़ोसियों के साथ स्थिति को कैसे बिगाड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर है। जोधपुर में आज गृह मंत्री कई बैठकें करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज 11 बजे जोधपुर में लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी बैठक करेंगे। उनका यहां जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही लोकसभा क्षेत्रों के प्रमुख नेताओं के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा करने का कार्यक्रम है। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे जोधपुर के चामी पोलो ग्राउंड पर शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल होंगे और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और राजस्थान दौरे के पहले दिन सीकर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो निकाला। रोड शो लाखों की संख्या में इसमें लोग शामिल हुए। जयपुर में रविवार को लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारियों और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेने के बाद अमित शाह सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो सीकर के कल्याण मंदिर से शुरू होकर तापुड़िया बगीची पहुंचकर खत्म हुआ। रोड शो के दौरान खुली जीप में सवार शाह ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सड़क के दोनों ओर गृह मंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीकर के प्रत्याशी सोमेधानंद सरस्वती गृह मंत्री के साथ जीप में सवार थे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस पर जबरदस्त तैयारियां की है। सभी प्रदेशों में पार्टी संगठन को पत्र लिखकर मोदी सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करने का निर्देश दिया गया है। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर पार्टी की तरफ से प्रदेश इकाइयों को विशेष तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। सभी इकाइयों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए कार्यों को लोगों तक पहुंचाएं। सभी कार्यकर्ता अपने घर पर पार्टी का झंडा फहराएं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम और बूथ स्तर पर लाभार्थियों के साथ विशेष संपर्क का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के झंडे के साथ पदयात्रा एवं बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। और रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले और मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने क्यों कहा कि राजनीति में ड्रामा ज्यादा है, हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने उनसे बात की। आइए देखते हैं। रामायण सीरियल से अपनी पहचान बनाने वाले अरुण गोविल जी अब राजनीति में पदार्पण कर चुके हैं। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आज जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने भी आए थे। अरुण जी मेरे साथ है। सर, अभिनय की वो चकाचौंध दुनिया और राजनीति की ऊबड़ खाबड़ रास्ते कैसे, कहाँ चले आए आप? नहीं, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ये भी बहुत चकाचौंध है। इसमें क्या घिसना बहुत पड़ेगा, इसमें ड्रामा ज्यादा है। वहाँ हमारे यहाँ ड्रामा कम होता है और हमें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। बिहार में कांग्रेस ने कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज सीट से मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन पप्पू यादव पर मामला अभी भी फंसा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत बिहार के प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक में बिहार की किशनगंज सीट, कटिहार की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया गया है। कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद का नाम तय कर दिया गया है। पूर्णिया पर सीट पप्पू यादव की मुश्किल बरकरार है। इस सीट पर कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं लग रहा है। पप्पू यादव को कांग्रेस सिंबल नहीं दे पा रही है। भागलपुर सीट अभी पेंडिंग रखी गई है। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और अपना दल कमेरावादी से गठबंधन के बाद ओवैसी ने अखिलेश यादव पर तंज किया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए सिर्फ पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन था। एआईएमआईएम और डॉक्टर पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच आधिकारिक गठबंधन हो गया है। इस मौके पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर तंज किया। उत्तर प्रदेश की तारीख में एक बड़ा इनकलाबी खत्म होगा। और गठबंधन को पीडीएम नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। इन दोनों दलों के साथ गठबंधन में कई अन्य छोटे दल भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अपना दल कमेरावादी के साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। मीडिया को ओवैसी से बात करने की परमिशन नहीं दी गई। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देर रात गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी से मिलने से मीडिया को रोक दिया गया। विधायक मनु अंसारी के निर्देश के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया को रोक दिया गया।
इससे पहले रविवार सुबह राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अंसारी परिवार से मुलाकात की और कहा कि जिस तरह से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता को ताक पर रखकर घटिया काम किया वो निंदनीय है। और अफजाल अंसारी ने फिर कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। कुछ अपराधियों को बचाने के लिए सरकारी मशीनरी ने साजिश रची। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने फिर कहा है कि मुख्तार को जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने खुद कोर्ट में अर्जी देकर जेल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया और रिपोर्ट भी मांगी थी। अफजल के मुताबिक कुछ अपराधियों को बचाने के लिए पूरी मशीनरी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। मिली भगत है। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो भी ये वजह रही है कि उसको जहर दिया गया था और जहर का जो प्रेशर है, मुंह से खून क्यों आया, नाक से खून क्यों आया। और चलिए बात करते हैं ज्ञान वापी मामले की। ज्ञान वापी मामले में आज अंजुमन इंतजामिया समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। खबर आप आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पार्थिवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ करेगी। सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर होगी। याचिका में हाईकोर्ट के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। और दिल्ली के आनंद पर्वत में पुलिस ने एक घर से 30 साल के युवक का शव बरामद किया। शव सेप्टिक टैंक में रखा था। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस ने एक घर के सेप्टिक टैंक से 30 साल के शख्स का शव बरामद किया। 4:30 बजे बॉडी लेके निकल चुके थे और बॉडी पूरी पैक थी, कोई उसमें वो नहीं था, मतलब फूली हुई बॉडी थी और उसके शरीर में मतलब पूरे कीड़े होते नहीं, मतलब पूरा खा चुके थे उसको। तो घर के अंदर क्या दफना दिया था? हाँ जी, लैट्रिन के टैंक में दबा रखा था उसको। लैट्रिन के टैंक में दफनाया? हाँ जी, ऊपर से प्लास्टर भी कर रखा था, RCC पक्की। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर हमले का मामला सामने आया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया है। कूच बिहार में टीएमसी विधायक उदयन गुहा के काफिले पर हमला हुआ और उनके ड्राइवर को पीटा गया। गुहा ने हमले का आरोप केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के समर्थकों पर लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उदयन गुहा ने दावा किया कि उनके काफिले पर पीछे से हमला किया गया। उदयन गुहा का कहना है कि यह हमला तब हुआ जब वो जनसंपर्क कर रहे थे। एक इशारे के बाद उनके गुंडे लाठी डंडे लेकर आए और मुझ पर हमला कर दिया। गुहा का कहना है कि उनका निशाना मैं हूं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे मुझे बैठा देंगे तो उनके लिए चुनाव आसान हो जाएगा। और अंडमान निकोबार हवाई अड्डे पर यात्रियों ने क्यों हंगामा किया, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हंगामे की तस्वीरें अंडमान निकोबार के वीर सावरकर हवाई अड्डे की हैं, जहां कई यात्री फंसे हुए हैं। आरोप है कि स्पाइस जेट और एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें यहां छोड़कर चले गए। उनके पास खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। कोई फ्लाइट न होने के चलते बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी खासे परेशान नजर आए। यात्रियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सली कैंप को तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की गई। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम एजेंसियां अलर्ट हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की पुलिस ने छत्तीसगढ़ सीमा पर एक नक्सली शिविर का पता लगाकर कार्रवाई की। पुलिस ने यहां एक बड़े नक्सली कैंप को तबाह किया। महाराष्ट्र के C60 कमांडो ने मौके से सर्च ऑपरेशन में IED और बम बनाने वाली सामग्री बरामद की है। पुलिस के मुताबिक नक्सली लोकसभा चुनावों के दौरान बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे। नक्सली भागने में कामयाब रहे। गढ़चिरौली में पहले चरण के दौरान 19 अप्रैल को मतदान होना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी से नाराज संजय निरुपम का नाम भी शामिल है। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 लोग हैं।
महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाला साहेब थोराट, पृथ्वीराज चौहान समेत 40 नेताओं के नाम हैं। खास बात यह है कि लिस्ट में पार्टी से नाराज चल रहे महाराष्ट्र के नेता संजय निरुपम का भी नाम है। निरुपम ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के आधार वाली लोकसभा सीटों को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को देने पर आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। पप्पू यादव को लेकर एक अहम खबर। पप्पू यादव अब 4 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। पूर्णिया लोकसभा सीट से भरेंगे पर्चा। पहले 2 अप्रैल को किया था नामांकन का ऐलान। गठबंधन हित में लालू पूर्णिया सीट छोड़ दें, पप्पू यादव ने कहा।